नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले बात उस राजदंड की होगी जो प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन में ला रहे हैं। ये सत्ता हस्तांतरण का वो प्रतीक है जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज मित्रों को पता नहीं होगा। आज उनके लिए हमने सत्ता की ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है। इसके बाद नए संसद भवन पर उद्घाटन ब्रिगेड बनाम बॉयकॉट ब्रिगेड की वो जंग जिसने सियासत के तापमान को कुदरत के तापमान से भी ज्यादा गर्म कर दिया है। ये राजनीतिक हीट वेव आप भी महसूस कर पाएंगे। फिर अमेरिका के उस न्यूयॉर्क की बात करेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतों के बोझ से धंस रहा है। न्यूयॉर्क से हाई राइज बिल्डिंग वाले शहरों के लिए इस अलार्म को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अधिकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का बहुमत संग्रह जारी है। आज केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और बात बन गई। उद्धव ने कहा कुछ लोग देश से लोकतंत्र हटाना चाहते हैं। न्यूज मित्रों के लिए जरूरी जानकारी ये कि अब शॉपिंग के वक्त आपको दुकानदारों को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना होगा। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की ओर से रिटेलर्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों की शिकायत थी कि बिना नंबर के दुकानदार शॉपिंग के बाद बिल नहीं बनाते थे। सरकार ने दुकानदारों को नसीहत देते हुए कहा कि यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। आजकल कुछ लोग अलग अलग तरीकों से 2000 के नोट ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से दिलचस्प खबर आई है। यहां एक शख्स ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 8 लाख का गुप्त दान दिया। गिनती के लिए जब दान पात्र खोला गया तो उसमें 2000 रुपए के नोटों की 4 गड्ढियां निकली। एक बुरी खबर इमरान खान के लिए भी, क्योंकि शहबाज सरकार ने इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का विचार चल रहा है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान इस मसले पर पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे शब्द की जिसका हिंदुस्तान के इतिहास में इस्तेमाल सत्ता के ट्रांसफर के लिए किया जाता रहा। नए संसद भवन के उद्घाटन और इस उद्घाटन पर मचे सियासी संग्राम के बीच एक ऐतिहासिक शब्द जो आज दिन भर सुर्खियों में रहा है वो है सेंगोल। यह शब्द सैकड़ों साल पुराना है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि यह सत्ता का प्रतीक है, लिहाजा सत्ता में इस शब्द का अर्थ जानना, इसके मायने समझना, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना और समझाना जरूरी है। हमने इसके ऊपर एक विशेष कुंजी तैयार की है। सबसे पहले ये जानिए आज सेंगोल चर्चा में क्यों और कैसे आया। आज दोपहर 12 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख और वक्त बताया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने सेंगोल का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने इस प्रतीक चिन्ह के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र किया और बताया कि इसे किस तरह नजरअंदाज किया गया। आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले सेंगोल से आपका परिचय करवा देते हैं। सेंगोल संस्कृत के शंकु शब्द से लिखा गया है। शंकु का अर्थ होता है शंख। सेंगोल शब्द का अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सेंगोल आजादी का प्रतीक है। सेंगोल पर सबसे ऊपर नंदी विराजमान है। बगल में कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। सेंगोल सोने और चांदी का बना होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। यह आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब होगा। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे आध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। आगे आपको देश की आजादी से ठीक 15 मिनट पहले की कहानी बताएंगे जब सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था।
TV9 भारतवर्ष की टीम प्रयागराज के उस म्यूजियम में भी पहुंची जहां आज़ादी के बाद वक्त से सिंगोल रखा हुआ था। इसे 4 नवंबर 2022 को दिल्ली के म्यूजियम में शिफ्ट किया जा चुका है। अब नए संसद भवन में इसके रहने का मतलब रखने का इंतजार हो रहा है। सिंगोल जो प्रयागराज के म्यूजियम में रखा हुआ था, अब ये संसद भवन में रखा जाएगा और 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। ये वही म्यूजियम है जहां पर इससे पहले यहाँ पर इसी सिंगोल को रखा गया था। 4 महीने पहले पूर्व में बताया जा रहा है कि यहाँ से इसे हटाकर कहीं भेज दिया गया है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन लगाया था, तो आगे का इसका पोर्शन बना था। बाद में ये गैलरीज बनती थी और जब ये नेहरू गैलरी बनी तो नेहरू गैलरी में इसको स्थापित किया गया। ये इसकी जो लंबाई है लगभग 162 सेंटीमीटर थी और ये गोल्डन पॉलिश था, तो गोल्डन स्टिक के नाम से ही इसको यहाँ पर। इसमें जो लिखा हुआ है वो तमिल भाषा में। कब इसको भेजा गया होगा यहाँ से? यहाँ से नेशनल म्यूजियम गया 4/11/2022 को गया। तो सिंगोल का इतिहास पुराना है, इसकी सत्ता की स्टोरी और भी दिलचस्प है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी कहानी ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एक सवाल से शुरू हुई थी जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो वो कौन सी चीज होगी जो सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करेगी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सलाह ली सी राजगोपालाचारी से। सी राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता में आने पर एक नए राजा को राजदंड सौंपने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। राजगोपालाचारी ने कहा कि चोल वंश के शासनकाल के दौरान इस परंपरा का पालन किया गया था और सुझाव दिया गया था कि यह भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित कर सकता है। इसके बाद देश की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक क्षण के लिए एक राजदंड की व्यवस्था करने का प्रश्न आया और सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के एक मठ थिरुवादुथुरई अधीनम से संपर्क किया और सिंगोल बनाने की जिम्मेदारी मठ के वरिष्ठ पुजारी को दे दी गई। तत्कालीन मद्रास के स्वर्णकारों से यह सिंगोल बनवाया गया। ये 5 फीट लंबा था और इसके ऊपर नंदी बने हुए थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मठ के एक वरिष्ठ पुजारी ने पहले राजदंड माउंटबेटन को सौंपा और फिर उसे वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को आजादी से पहले रात 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल दिया गया। सिंगोल को उस समय तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्णकार बुमिड्डी एथिराजुलू और बुमिड्डी सुधाकर ने 10 शिल्पकारों के दल के साथ बनाया था। सिंगोल को चांदी से तैयार किया गया था। इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। सिंगोल बनाने में 10 से 15 दिन लगे थे। इसके निर्माताओं में से एक 96 वर्षीय सुनार बुमिड्डी एथिराजुलू ने, जो 96 साल के हैं इस वक्त। 28 मई को संसद में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 28 मई को तमिलनाडु के 20 शैव मठों के संत भी संसद भवन के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। नए संसद भवन में राजदंड सिंगोल को स्थापित करने के पीछे प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से दिए पंच प्रण को साकार करने की मंशा भी उसमें छिपी है। पीएम ने गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने और अपने पुरातन इतिहास और व्यवस्था पर गर्व की बात को अपने पंच प्रण में विशेष जोर देकर कहा था। बताया जा रहा है कि सिंगोल का मुद्दा करीब 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री के सामने आया था। पीएम मोदी ने सिंगोल ढूंढवाने के लिए सरकार और संस्कृति मंत्रालय को कहा था। करीब 3 महीने बाद प्रयागराज के म्यूजियम डायरेक्टर ने बताया कि एक दंड स्वरूप चीज रखी हुई है। बाद में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी सिंगोल को लेकर चेन्नई गए, जहां सिंगोल को उसके निर्माण में शामिल सुनार को दिया गया और उसको दिखाया गया। चेन्नई में इसके निर्माताओं में से एक 96 वर्षीय सुनार बुमिड्डी एथिराजुलू ने सिंगोल की पहचान की। फिर उसकी साफ सफाई की गई और दिल्ली लेकर आया गया। फिलहाल इसे नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित जोन में रखा गया है। 28 मई को पूरे विधि विधान से गंगा जल से नहलाकर और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सिंगोल को चोल वंश के राजा प्रयोग करते थे। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए सिंगोल पर हमने कुछ तथ्यों के साथ कुछ जानकारी भी जुटाई है, जो आपको
जरूर जाननी चाहिए। चोल वंश के दौरान एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के सिंगोल के माध्यम से ही करता था। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश के शासक भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए राजदंड में परम शिव भक्त नंदी की आकृति होती थी। सेंगोल की लंबाई करीब करीब 5 फीट होती थी। भारत में सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। राजदंड सत्ता का प्रतीक होता था और अलग अलग साम्राज्यों में इसका प्रयोग होता रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान राजदंड का उपयोग किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में 320 से 550 ईस्वी के बीच भी इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। बाद में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं द्वारा सेंगोल के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। सेंगोल का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम बार बार आपको यह बता रहे हैं कि सेंगोल सत्ता के ट्रांसफर का प्रतीक रहा है। आज भी कहीं ना कहीं इसके सियासी समीकरण साधने और संभावनाओं के ट्रांसफर की कोशिश हो रही है। सेंगोल सरकार के लिए कैसे दक्षिण भारत में बड़ा कार्ड बन सकता है, इसे भी समझने की जरूरत है। साउथ में भाषा के नाम पर बांटने वाली राजनीति पर कड़ा प्रहार हो सकता है। इससे खासकर तमिलनाडु में भाषा के आधार पर खाई पैदा करने वाली राजनीतिक कोशिश होती रही है। उसकी तुलना में सेंगोल को मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद को बड़े स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। सेंगोल के जरिए संघ परिवार और बीजेपी की उस नीति को भी बल मिलता है जिसके जरिए वो देश में सनातनी व्यवस्था को मजबूती से पुनर्स्थापित करने की बात करती आई है। सेंगोल के जरिए बीजेपी की तरफ से देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी कि विपक्षी दल कहां छोटे छोटे विषयों में उलझे हैं और पीएम मोदी कितने बड़े विषय को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की रणनीति यह भी हो सकती है कि सेंगोल के साथ ही एक नई बहस भी शुरू होगी कि जब अंग्रेजों ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंपा था, तो फिर 1971 से यह सेंगोल इलाहाबाद में क्यों रखा गया। ये सेंगोल जब राष्ट्र की संपत्ति और सत्ता के ट्रांसफर के चिन्ह के रूप में भेंट की गई, तो इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों रखा गया। सत्ता में अब बात नए संसद भवन की, जिसके उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से 4 दिन बाद यानी करीब 100 घंटे बाद देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख करीब आ रही है, विपक्ष ने इसके बहिष्कार की तैयारी भी तेज कर दी है। यानी वो संसद जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, वो संसद जो देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है, वो संसद जो देश की शासन नीति तय करती है, उसके उद्घाटन के महत्वपूर्ण मौके पर विपक्ष के 19 दलों के सांसद वहां मौजूद नहीं होंगे। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह चिंताजनक बात है। वैसे इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के पीछे विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके लिए विपक्ष के 19 दलों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। यह सम्मान के साथ सबको लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और निरंकुश तरीके से संसद के निर्माण का आरोप भी लगाया गया है। और आगे लिखा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं से लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। इसके बाद नीचे 19 विपक्षी दलों के नाम लिखे गए, जिसमें सबसे ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबसे नीचे राष्ट्रीय लोकदल का नाम है। इसमें डीएमके, आप, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, आरजेडी, सीपीएम और एनसी जैसे दल शामिल हैं। ये वो दल हैं जो 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इधर विपक्ष का संयुक्त बयान जारी हुआ, उधर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करके इस हमले को तेज चाकू जैसी धार दे दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। एक और राहुल गांधी और विपक्ष नए संसद भवन के उद्घाटन को सत्ता के अहंकार से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इस पर सियासत नहीं करने की अपील कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में
विपक्षी दलों का शामिल नहीं होना लोकतंत्र का अपमान है। हालांकि कुछ ऐसे भी दल हैं जो ना बीजेपी के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के साथ। ऐसे दलों में बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और एआईएमआईएम शामिल हैं, लेकिन इनके नाम विपक्ष के संयुक्त बयान वाली प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है। इसलिए विपक्षी दलों के इस संयुक्त बयान से ये तो क्लियर नहीं है कि ये बाकी बचे हुए दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं या नहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में एक अलग एंगल दे दिया है। ओवैसी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में एंट्री के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन ना तो राष्ट्रपति को करना चाहिए और ना ही प्रधानमंत्री को। यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, इसलिए अगर वो इसका उद्घाटन नहीं करेंगे तो एआईएमआईएम इसका बहिष्कार करेंगे। तो एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए। अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से। अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। वैसे इस मामले में आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एंट्री कर ली और कुछ पुराने ऐसे आंकड़े ट्वीट किए जिससे विपक्ष के आरोप थोड़े ढीले पड़ गए हैं कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती, इसलिए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। इसके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि पिछले 9 वर्षों में 5 गैर भाजपा विपक्षी राज्य सरकारों ने कई नए विधानसभा भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन किया। ये सब या तो मुख्यमंत्री ने किए या फिर पार्टी अध्यक्ष ने। एक बार भी राज्यपाल या राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकती है, उसी तरह विधानसभा भी राज्यपाल की इजाजत के बिना कार्य नहीं कर सकती है। ऐसे में विपक्ष के तर्क के हिसाब से विधानसभाओं के उद्घाटन के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो आंकड़े दिए, उनके मुताबिक 2014 में झारखंड और असम विधानसभा की आधारशिला रखी गई। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री ने यह काम किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी, इसमें भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नींव रखी, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का उद्घाटन किया, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। कुल मिलाकर जब पुराने आंकड़ों की खुदाई होती है तो विपक्ष के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्घाटन या शिलान्यास को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है और ना ही कोई संवैधानिक बाध्यता है। कुल मिलाकर संकेत इसी बात के मिलते हैं कि विपक्ष को नई संसद के उद्घाटन से ज्यादा नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने में समस्या है, परेशानी है, क्योंकि अपने संयुक्त बयान में भी विपक्ष ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हालांकि सरकार की ओर से आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। वैसे सरकार की ओर से भले ही ये कहा जाए कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? राजनीति करना ही उनका काम है। इसलिए विपक्ष से ये अपील करना थोड़ा मिसफिट है कि वो राजनीति ना करें। विराट कोहली अगर किसी मैच में बैटिंग करें तो ये नहीं कहा जाएगा कि अगर ये विराट कोहली बैटिंग क्यों कर रहे हैं। बैटिंग करना उनका काम है, वो स्वाभाविक रूप से बैटिंग करेंगे। ठीक इसी तरह विपक्षी दल भी स्वाभाविक रूप से राजनीति करेंगे। वैसे आज फिर से मुद्दा उठा कि क्या प्रधानमंत्री को नई संसद के उद्घाटन का अधिकार है। इस पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा होता रहा है जब संसद से जुड़े भवनों का उद्घाटन प्रधानमंत्रियों ने किया है।
लेकिन विपक्ष को समस्या इसलिए है क्योंकि इस उद्घाटन के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट कस्टोडियन है, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो। That's why I'm really told we are very happy that all the opposition parties, they are coming together to fight against this. सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं, उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से they have opposed the construction of parliament. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन पर हो रही राजनीति के बीच 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय है, लेकिन ये कार्यक्रम उन पुराने कार्यक्रमों की तरह नहीं होंगे जहां एक फीता कटेगा और संसद का उद्घाटन हो जाएगा। नई संसद के जरिए भारत में एक बार फिर से वैदिक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक 28 मई को सुबह 7 बजे से ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन शुरू हो जाएगा। इस उद्घाटन समारोह से जुड़े तमाम कामों की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो स्पीकर ऑफिस के साथ तालमेल बिठाकर तमाम फैसले ले रही है। सूत्रों की माने तो गृह शांति पाठ और गृह प्रवेश पूजा से पहले भवन के चारों तरफ गंगाजल छिड़काव किया जा सकता है। पूरे नए संसद भवन में जगह जगह मौली बांधी जा सकती है। भवन के चारों तरफ आम और केले के पत्ते भी बांधे जा सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि वैदिक विधि विधान के अलावा सर्वधर्म संभाव पर आधारित अन्य धर्मों में अपनाए जाने वाले गृह प्रवेश के तौर तरीकों को भी अपनाया जाए। वैसे कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति हो सकती है। सनातन संस्कृति के तहत ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, आपत्ति करने वालों पर कल हमने एक शब्द भी दिया था कि विवादजीवी हैं, जो किसी भी बात पर विवाद शुरू कर सकते हैं, और शायद उन्हें इस बात पर आपत्ति हो कि आखिर सनातन रीति से ही संसद की नई इमारत का उद्घाटन क्यों हो रहा है। अब सत्ता में हमारी अगली खबर उन न्यूज मित्रों से जुड़ी है जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में महंगे महंगे घर खरीदे हैं, या फिर वो लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने के सपने देखते हैं। उन सभी के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। यह खतरे का एक ऐसा अलार्म है जिसे सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए विदेश की खबर मानकर इसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ऊंची इमारतों की भीड़ से कोई शहर धंस सकता है? क्या बड़े बड़े शहरों और महानगरों में जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती हैं, उनका बोझ किसी शहर पर बहुत भारी पड़ सकता है? क्या ऊंची इमारतों का कंक्रीट जंगल किसी शहर को निगल सकता है, जैसे न्यूयॉर्क में हो रहा है? ऐसी तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपके शहर में मौजूद होगी और मुमकिन है कि उनमें आपका भी घर या दफ्तर हो। अगर वो बिल्डिंग किसी नदी या समंदर के किनारे पर मौजूद है या किसी तटीय इलाके में है, तो यह खतरा और भी बड़ा हो जाता है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जिन पर हाई राइज इमारतों के वजन का वज्रपात हो सकता है। आज ये सारी बात इसलिए क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतों पर एक रिसर्च हुई है। किसी शहर का वजन कैसे उस शहर के धंसने की वजह बन रहा है, इस पर स्टडी हुई है। ये रिसर्च यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से की गई है, जिसमें ये डराने और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बोझ से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर बहुत तेजी से नीचे धंस रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर हर साल औसतन 1 से 2 मिलीलीटर नीचे धंस रहा है।
शायद कुछ मिलीलीटर धंसने की बात सुनकर आपको डर ना लगे, लेकिन न्यूयॉर्क के लिए खतरे की बात यह है कि शहर की जमीन धंसती जा रही है और न्यूयॉर्क धीरे धीरे डूबता जा रहा है। इमारतों के वजन की वजह से न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में तो जमीन धंसने की ये स्पीड 2 से 3 गुना तक है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि पूरे न्यूयॉर्क पर बड़ी इमारतों का करीब 76,400 किलोग्राम का बोझ है। यानी न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतों के नाम पर खड़ा किया गया वर्टिकल विकास उसकी तबाही की अब वजह बन रहा है। न्यूयॉर्क शहर पर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से जो स्टडी की गई उसकी रिपोर्ट को अर्थ फ्यूचर्स जर्नल में पब्लिश किया गया है और बताया गया है कि न्यूयॉर्क शहर में खतरे का जो अलार्म बज रहा है उससे वहां रहने वाले 84 लाख की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाही का सामना कर सकता है। इस स्टडी में पूरे न्यूयॉर्क की करीब 11 लाख छोटी बड़ी इमारतों को शामिल किया गया था, जिसमें पता चला कि अमेरिका के इस शहर पर 76,400 करोड़ किलोग्राम का वजन है, यानी करीब 15 करोड़ हाथियों के बराबर का दबाव इस वक्त न्यूयॉर्क झेल रहा है। अपनी रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि न्यूयॉर्क पर इस वक्त करीब 19 लाख बोइंग 747 जैसे भारी भरकम और पूरी तरीके से भरे हुए विमान के बराबर का वजन है और इसी वजह से न्यूयॉर्क तेजी से नीचे धंस रहा है। यानी न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, अब हम आपको एक एनिमेशन की मदद से समझाते हैं। इस शहर में इमारतों के जरिए कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया गया। इसमें ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की वजह से न्यूयॉर्क की जमीन धंस रही है। हर साल ये 1 से 2 मिलीलीटर तक धंस रही है और शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसमें और तेजी आ सकती है। दूसरा खतरा यह है कि हडसन नदी के किनारे बसे होने की वजह से जल स्तर बढ़ रहा है और न्यूयॉर्क धीरे धीरे डूबता जा रहा है। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, यह खतरा सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि हर उस शहर के लिए है जहां बड़ी बड़ी इमारतों का जाल है या फिर ये इमारतें नदी या समंदर के किनारे बनाई गई। अब आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क शहर पर जो रिसर्च की गई उनमें जिन बिल्डिंगों को शामिल किया गया वो कितनी गगनचुंबी हैं। न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, इसलिए आसमान छूती इमारतें इसका एक सबूत भी है। न्यूयॉर्क में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक नाम है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसकी ऊंचाई 541 मीटर तक की है। इसी तरह सेंट्रल पार्क टावर है जिसकी ऊंचाई 472 मीटर है। इसके अलावा 111 वेस्ट 57 स्ट्रीट जिसकी ऊंचाई 435 मीटर से ज्यादा है। इस रिसर्च में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी शामिल किया गया था जिसकी ऊंचाई 381 मीटर है। क्रिस्टल बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 319 मीटर है। न्यूयॉर्क में करीब 101 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 198 मीटर या फिर उससे ज्यादा है, जबकि 274 इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से अधिक है। बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने सिर्फ न्यूयॉर्क की बिल्डिंगों को ही शामिल किया है। इसमें सड़क मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, इसके अलावा सड़क, ब्रिज, रेलवे या फिर दूसरी जगहों पर इसमें वजन शामिल नहीं किया गया जो रिसर्च हुई है। न्यूयॉर्क पर 15 करोड़ हाथियों के बराबर बोझ जो हम बता रहे हैं आपको, ये खबर एक तरीके का खतरा है और इस खतरे को लेकर के अब लगातार चिंता जताई जा रही है। इस रिसर्च को करने के पीछे शोधकर्ताओं ने अपना मकसद भी बताया। रिसर्चर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर पर यह स्टडी इसलिए की गई जिससे ज्यादा लोगों को ऐसे खतरे के बारे में आगाह किया जा सके। यह बताया जा सके कि तटों, नदियों या फिर झीलों के किनारे पर ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स बनाना कितना खतरनाक है, क्योंकि ऐसे इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से जमीन धंसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। न्यूयॉर्क में जो हो रहा है वो कितना खतरनाक है, क्या कोई शहर बिल्डिंग के बोझ से दब सकता है और न्यूयॉर्क का यह अलार्म कैसे भारत के दूसरे शहरों के लिए भी बज रहा है, इस पर एक्सपर्ट से बात हमने की। सुनिए उनका क्या कहना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर सिटी में बिल्डिंग्स का बनाना ज़रूरी हो गया है और इस वजह से हमारी बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स की डेंसिटी एक जगह पर ज़्यादा हो जाती है, जिससे कई स्टडीज़ में देखा गया है कि नीचे भार की वजह से या पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है या नीचे प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जियोटेक्निकल इंजीनियर्स आपकी सलाह आपको लेनी चाहिए। अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वैसा खतरा भारत के किन शहरों पर है। तो इसमें सबसे पहला नाम मुंबई का आता है, जो समंदर के किनारे बसा शहर है जहां 200 से ज्यादा आसमान छूती इमारतें हैं। इसके अलावा 12,000 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आपको बता दें, मुंबई देश का ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में चेन्नई का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में तीसरा नाम कोलकाता का है,
जबकि सूरत को इन ऊंची इमारतों में आने वाले समय में खतरा हो सकता है। वैसे इस खतरे के पीछे सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स ही नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ता समुद्र का जलस्तर भी है। समुद्र के जलस्तर के बढ़ने को लेकर वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की एक रिपोर्ट में चेतावनी भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मुंबई समेत कई शहर इस खतरे की जद में हैं। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी साल 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक साल 2050 तक समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि समेत कई शहर डूब सकते हैं। हालांकि शहरों के पूरी तरीके से डूबने की बात नहीं कही गई, बल्कि निचले तटीय इलाकों में इसका असर हो सकता है। वैसे न्यूयॉर्क में जो हो रहा है उसे भूधसाव की स्थिति कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब जमीन का कुछ हिस्सा धीरे धीरे धंसने लगता है, जमीन की सतह खोखली हो जाती है और अचानक गड्ढे में बदल जाती है। आमतौर पर ऐसा भूकंप लैंडस्लाइड की वजह से होता है, लेकिन ज्यादा कंस्ट्रक्शन और ग्राउंड वाटर भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। आपको उत्तराखंड का जोशीमठ जरूर याद होगा, जब यहां भूधसाव कुछ इस तरीके से हुआ था कि घरों से लेकर सड़कों तक मोटी मोटी दरारें साफ नजर आने लगी थी। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ तक इसका असर देखने को मिला था। अब बद्रीनाथ से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में 1 फीट तक जमीन धंस गई है। हालांकि जमीन धंसने की वजह पुरानी इमारतों को तोड़ना बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे चारधाम यात्रा पर कोई खतरा नहीं। वैसे बद्रीनाथ और जोशीमठ जैसे इलाकों में जमीन क्यों धंस रही है, खतरा कितना बड़ा है और इससे बचने का मास्टर प्लान क्या है, इस पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखा देते हैं। जोशीमठ की त्रासदी हर किसी ने देखी कि किस तरह से जमीन धंसती चली गई और लोगों के घरों के आसपास दरारें आ गई। कंस्ट्रक्शन वजह रही और तमाम बहुत सारे कारण रहे, लेकिन अब बद्रीनाथ के पास भी, बद्रीनाथ से करीब 45 किलोमीटर दूर अब जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। जब आप एक्सकवेशन करते हैं और बहुत ही एक अननेचुरल सा एक्सकवेशन जो प्राकृतिक नहीं होता, तो उससे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। अब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन की कमी है। कौन सी आपकी लोकलाइज प्रॉब्लम्स हैं और उन लोकलाइज प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। रॉक में अगर पानी है तो क्या उसमें क्या तरीके होते हैं कि उसको सॉल्व करें कि उसकी सब्सिडेंस ना हो। तो ये लोकलाइज लेवल पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑपरेशंस होते हैं कि पानी जो है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, उसको हमें रोकना है, तो हमें डाइवर्जन करना ज़रूरी है। अब डाइवर्जन के लिए वाटर पैसेज क्रिएट करना पड़ता है। अगर वाटर पैसेज क्रिएट नहीं किया तो लैंड सब्सिडेंस होता है। वाटर फ्लो मास्टर प्लान, हाइड्रोलिक मास्टर प्लान, स्प्रिंग वाटर डिस्पर्जन मास्टर प्लान, आपका रॉक वर्नेबिलिटी मास्टर प्लान, कहाँ कहाँ पे रॉक वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है रॉक। देखिए, भूधसाव खतरे का अलार्म है, लेकिन अलार्म हमारे टाइम का भी बच चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।